नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो जो हम लोग यूपीएसआई का 40 क्वेश्चन का जो 100 नंबर के लिए हिंदी आता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन साहित्य के भी पूछे जाते हैं। तो हम लोगों के लिए ये 2.5 नंबर बहुत होता है। 2.5 नंबर एक बच्चे को पास करा सकता है, 2.5 नंबर एक बच्चे को फेल करा सकता है। तो हम लोगों को एक भी नंबर अपने जानने के अनुसार, जिसे आप जान रहे हैं कि ये आएगा, उसे एक नंबर भी छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप लोग हिंदी साहित्य को भी पढ़ के जाइएगा ताकि आपका एक भी नंबर छूटे ना, एक भी नंबर आपका छूटे ना। इसके लिए हम लोग जो सीरीज़ चला रहे थे, आज वह सीरीज़ का 8वां दिन है। 7 क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें से हम लोग 127 क्वेश्चन याद कर चुके हैं। आज 128 क्वेश्चन हम लोग याद कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है एसआई के लिए। और एसआई के लिए नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साहित्य आते हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और कोई भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही आराम से। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, एक मिनट। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जो जन्मेजन का नाग यज्ञ है, दूसरा पाप और प्रकाश, करुणालय, सज्जन, यह सब क्या है? नाटक है। तो इन सभी नाटक में कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्मेजन का नाग यज्ञ। जन्मेजन का नाग यज्ञ, इसे याद रखिएगा। हम ट्रिक भी आप लोगों को बताते जाएंगे जिससे आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, नाटक उपनिषद काल का क्या है? पहले उपनिषद काल याद रखिए कि पुराने जमाना का है, ठीक है, एकदम पुराने सदियों से चली आ रही प्रथा का है। तो पहले क्या होता था? यज्ञ होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो क्या याद रखेंगे? जन्मेजन का नाग यज्ञ। जन्मेजन का नाग यज्ञ, यह किसकी है नाटक? तो यह जयशंकर प्रसाद की नाटक है। अगला हम लोग देखते हैं, जन्मेजन का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है जो महाभारत के उपनिषद काल की कथा पर आधारित है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन से देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, याद कर लिए हैं। नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? जन्मेजन का नाग यज्ञ पर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जन्मेजन का नाग यज्ञ पर है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जन्मेजन का नाग यज्ञ कौन लिखा था, किसका यह उपन्यास था? तो दूसरा क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का यह उपन्यास था। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि यह किस कथा पर आधारित है? तो महाभारत के उपनिषद काल पर जो कथा है उसी पर आधारित है। महाभारत की उपनिषद काल पर जो कथा है उसी पर आधारित है। क्या है? जन्मेजन का नाग यज्ञ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द, विधा मतलब कौन सी विधा है? जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, चंपू काव्य है या काव्य है, ठीक है। तो मेरा समय के शब्द मतलब जो मेरे समय है, मेरा समय है, उसका शब्द यह क्या है? विधा है। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक आलोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। मेरे समय के शब्द क्या है? एक आलोचना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या क्या है। मेरे समय के शब्द हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक नामवर सिंह द्वारा लिखित आलोचना विधा की एक प्रमुख रचना है। तो मेरे समय का शब्द किसका है? तो नामवर सिंह का है। यह क्या है? एक आलोचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध नहीं है, आलोचना है। किसी चीज़ पे आलोचना की गई है। मेरे समय के शब्द किसका है? तो नामवर सिंह का है। और कौन सी विधा है? आलोचना है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो जो हीना फिल्म है वह कौन से कहानी पर आधारित है? पहला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा मलबे का मालिक, दूसरा दुविधा, तीसरा लोटा मुसाफिर,
सॉरी, यहाँ पे लौटा मुसाफिर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, लौटा मुसाफिर मुसाफिर। तो हीना फिल्म किस कहानी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 नंबर, मलबे का मालिक। जो हीना फिल्म है मलबे का मालिक, हम लोग जो पढ़े हैं ना, मोहन राकेश का जो है कहानी मलबे का मालिक, वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 में है, 11 या फिर 12 में है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, ठीक है। हीना फिल्म पर यह कहानी आधारित है। इसमें पाकिस्तान का बंटवारे के बारे में है, जब हिंदू और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस पर यह कहानी आधारित है, ठीक है। देखिए, हीना फिल्म जिसका निर्देशक रणधीर कपूर ने किया था, प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर आधारित है। आपको इतना याद रखना होगा, ये निर्देशक नहीं याद आएगा। मलबे के मालिक कहानीकार कौन है? मोहन राकेश है। किस फिल्म पर है? तो हीना फिल्म पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मीराबाई किसकी शिष्य थी? अब जो मीराबाई थी कृष्ण की उपासक थी, कृष्ण की पूजा करती थी, आराधना करती थी, तो वह किसकी शिष्य थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा संत एकनाथ, संत रैदास, संत नामदेव, संत तुकाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो रैदास की। मीराबाई जो थी संत रैदास की शिष्य थी। और हाँ, अगर ये जो सीरीज है, यह सीरीज कंप्लीट कराने के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगी कि कौन किसका शिष्य है, किसके गुरु कौन है। जितने लेखक हैं, इंपॉर्टेंट लेखक हैं, उनका शिष्य का नाम बता देने से एक बार में आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, आप लोग आसानी से टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक्सप्लेनेशन है, मीराबाई जो एक प्रमुख कृष्ण भक्त कवित्री थी, संत रैदास की शिष्य थी। तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, तो वह किस काल की कवित्री है? तो भक्ति काल की। कौन सी भक्ति? राम भक्ति काल भी 2 तरह की है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो वह कृष्ण भक्ति की कवित्री है। अगला क्वेश्चन, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो खड़ी बोली है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है भक्ति सागर, बी नंबर प्रिय प्रवास, सी नंबर प्रेम सागर और डी नंबर है सुख सागर। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अब प्रिय प्रवास किसने लिखा था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। प्रिय प्रवास किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जो प्रिय प्रवास है क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होंगे आज। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा, सबरपा, स्वयंभू, मिश्रबंधु। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं हम लोग? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप लोग इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वयंभू को उनके महाकाव्य पाउमचर्यु पद्मचरित के कारण अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहते हैं। तो हाँ, पाउमचर्यु इनकी एक रचना है, इसके कारण इनको वाल्मीकि कहा जाता है। किसका? अपभ्रंश का, ठीक है। अगला, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? जो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली कब हुआ था पता है आप लोगों को? खड़ी बोली किस समय बोला जाता था? तो आदि काल में हम लोग खड़ी बोली बोलते थे, ठीक है, शुरू में। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि थे? तो ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सरहप्पा, थर्ड आंसर हो जाएगा स्वयंभू और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या? भारतेंदु। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे पहला जो खड़ी बोली का कवि है, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो जी, ठीक। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे कि वह मुकरिया लिखते थे, ठीक है।
उनकी बहुत सारी मुकरियाँ प्रसिद्ध है। वह अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? तो आदिकाल के। आदिकाल का समय सीमा कौन है? तो 1050 है, संवत 1050। ठीक, देखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली का पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो है, जिन्होंने अपनी पहेलियाँ, मुकरियों और दो सुखनों में खड़ी बोली का प्रयोग है। दो सुखनों मतलब कि डबल मीनिंग वाली मुकरियाँ, एक बात बोल रहे हैं, इससे दो दो अर्थ पता चले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्न में से कौन है? जो हरी घास पर क्षण भर है, यह किसकी कविता है? बताइए। हरी घास पर क्षण भर, कितना सुंदर सुंदर कविता है, इसका नाम कितना अच्छा है। हरी घास पर क्षण भर किसकी कविता है? यह ऑप्शन है शमशेर बहादुर मिश्र, अगेजी, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर अगेजी की है। अब अगेजी का पूरा नाम बोलिए तो क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगेजी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, तो हरी घास पर क्षण भर यह क्या है? कविता है। किसका है? तो अगेजी का है। ठीक है, अगला, हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? देखिए, यह कविता का नाम है सुई और तागा। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई भी है और तागा भी है। कौन लिखे थे यह कविता? तो लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश्वर डबराल, कुमार अंबुज। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? बताइए। सुई और तागे के बीच इसमें से क्या होगा आंसर? तो केदारनाथ सिंह। सही आंसर क्या है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने सुई और तागे, याद रखिएगा, जो केदारनाथ सिंह हैं उनके पास क्या है? सुई और तागा है। यह क्या है? कविता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चित्रा मुंदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन है, एक जीवन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। जो चित्रा मुदगल है उनको साहित्य अकादमी किसके लिए दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, मतलब एक पोस्ट बॉक्स है, उस पर धारा 203 लगाया गया है। और नाला सोपारा, जगह का नाम क्या है? नाला सोपारा। मतलब कि ये सही नहीं है, मैं ट्रिक बता रही हूँ, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ। चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए, नाला सोपारा। ठीक है, पोस्ट बॉक्स 203 याद रखिएगा ना, तो बस नाला सोपारा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रिवीजन में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? यह मैं 3 वीडियो में इसका आंसर आ चुका है, और ये मैं नहीं डाल रही हूँ, ये बुक में है। मैं तो जैसे सीरियल वाइज नंबर वाइज, आप लोग नंबर देखते हैं ना, 138, 139, ये जैसे बुक में है वैसे मैं टाइप करा देती हूँ। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? विजय तेंदुलकर की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है, नेफा की एक शाम, कमल, खामोश, अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। जो विजय तेंदुलकर है इनका कौन सा रचना नहीं है? तो नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। नेफा की एक शाम, ऑप्शन नंबर 1, विजय तेंदुलकर की रचना नेफा की एक शाम नहीं है। तो कौन सा है? कमल है, खामोश अदालत जारी है, घासी राम कोतवाल भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है, अमृत और विष के लिए, करवट के लिए, महाकाल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। किसको? अमृतलाल नागर। अमृत से याद रखिएगा, अमृत और विष, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद,
सुमित्रा नंदन पंत, तो कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। मानसरोवर किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन है। ठीक है, यह मानसरोवर में बहुत सारी कहानियाँ प्रेमचंद्र की आती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो जो नीरजा है कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, चंद्रवरदाई। तो नीरजा किसका है? तो नीरजा महादेवी वर्मा का है, ये सबको पता है क्योंकि इसको पिछले हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, नीरजा को, यामा को। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जी, प्रेमचंद्र जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और हरिऔध जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी। जो पंचवटी है वह किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है। तो पंचवटी क्या है? एक खंड काव्य है, इसको भी याद रखेंगे, पंचवटी एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण के रचयिता कौन है? यह बात तो सबको पता होगा, महर्षि वाल्मीकि। जो रामायण नहीं देखे हैं वो तो क्या ही बोले। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कबीरदास की भाषा कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कबीरदास की भाषा ब्रज भाषा है? नहीं। खड़ी बोली? नहीं। कन्नौजी? नहीं। सधु ककड़ी? हाँ, तो कबीरदास की भाषा क्या है? साधु ककड़ी है। कबीर को पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है, भाषा का डिक्टेटर भी इन्हीं को कहा जाता है, और उनकी भाषा क्या है? साधु ककड़ी। कहीं पंचमेल खिचड़ी आएगा तो वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि इनकी 2 भाषाएं हैं, साधु ककड़ी और पंचमेल खिचड़ी। भाषा का डिक्टेटर भी इन्हीं को कहा जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी है, कबीरदास की भाषा को साधु ककड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें कई भाषाओं के एक शब्द मिश्रित होते हैं। मतलब कि इनकी रचनाओं में कई सारी भाषाओं को आप देखेंगे, इसीलिए इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी में तो बहुत सब होता है, इसीलिए इनके रचनाओं में बहुत कुछ भाषाएं मिश्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास, विठलदास। तो इनके गुरु का नाम है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, सूरदास कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास कृति के कवि सूरसागर कृति के कवि कौन है? किनकी रचना सूरसागर है? सूरसागर साहित्य लहरी ये किसकी है? तो सूरदास की है। सूरसागर कृति के कवि कौन है? तो सूरदास। सूरसागर कौन लिखे थे? तो सूरदास लिखे थे। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। सूरसागर महाकवि सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। सूरसागर किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ हम लोगों का एक आंसर और सही हो जाएगा कि सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो अब नहीं है, जितना क्वेश्चन का सीरीज़ था हम लोग ने अच्छे से याद कर लिया है। और जैसे मैं कल वाले वीडियो में बताई थी कि आज से क्वेश्चन सेट करने के बाद हम लोग कोई भी कवि का एक जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को रोज़ रोज़ एक कवि के बारे में ज्ञान हो जाए कि इनकी जीवनी क्या थी। तो कल हम लोग कबीरदास के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवनी से क्वेश्चन आता है, और नहीं भी आए क्वेश्चन तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो कोई भी कवि के जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए। तो सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो आता है जन्म परिचय। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा के आसपास सिंही गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या था? सिंही गांव में हुआ था। ठीक है, हरियाणा के आसपास। उनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, गांव में हुआ था। हालांकि जन्म स्थान को लेकर कुछ मतभेद हैं।
मतलब कि इनका जन्म स्थान कुछ क्लियर नहीं बताया गया है, कुछ इसमें मतभेद हैं। अंधापन, वे जन्म से अंधे थे, लेकिन इस अंधकार ने उनकी आत्मा की दृष्टि को और प्रखर दिया है। वे जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता था, परंतु उनकी आत्मा में जो दृष्टि था, भगवान के प्रति उनके आत्मा में जो प्रकाश था, उनको वो एकदम दुनिया में प्रखर दिए हैं। क्योंकि जिनके पास सब कुछ रहता है, हाथ पैर आँख कान सब कुछ, सारी इंद्रियां इनकी काम कर रही है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इनकी तो आँख से दिखते नहीं थे, परंतु वात्सल्य कवि इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कृष्ण के वात्सल्य रूप का कोना कोना झाँक आए हैं। मतलब कि बाल लीला का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इनसे छूटा है, इसीलिए वात्सल्य कवि भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखेंगे। गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। आगरा के गुरु के बारे में हम लोग जानते हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। उनकी मिलन अपने गुरु से कहाँ हुई थी? तो गांव घाट पे सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए, जिन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसीलिए सूरदास ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी वल्लभाचार्य अपने गुरु से, इसीलिए उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। और कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। अष्टछाप के कवि में से एक थे जो कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित थे। अष्टछाप के कवि कौन हैं? सूरदास को माना जाता है। अष्टछाप के कवि एक हैं, वे कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित थे, क्योंकि वह कृष्ण भक्ति करते थे। उनकी निधन कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। गोवर्धन के पास उनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में हुआ था। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली गांव में सूरदास की मृत्यु हुई थी। सूरदास भक्ति काल के महान कृष्ण भक्त कवि थे, जो अपनी सरल ब्रज भाषा और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के मनमोहक वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, भ्रमर गीत जैसे महत्वपूर्ण अंश शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग का समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो, आपकी मदद करती हो, तो एक लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।